अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज सेंटर स्टेज तमाम इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तानी मीडिया में भी महमूद पज़ेशियान साहब हैं, जिनको पाकिस्तान में बड़े बहुत इज़्ज़त के साथ फुल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया है। तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तानी वहाँ प्रेज़िडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर एवरीबॉडी वाज़ देयर। उन्होंने उनको रिसीव किया और उसका सेंट्रल थीम जो ये है वो लेक लूसर्न यानी स्विट्ज़रलैंड में होने वाले उस रिज़ॉर्ट पे तमाम तयशुद एमओयू की जो बातें हैं उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत इम्प्लीमेंट करवाना। ये क्यों मैटर करता है? ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पज़ेशियान साहब जिस जहाज़ पे आए हैं उसका नाम था, जो एक कोड नेम दिया जाता है ना आपको फ़्लाइट लॉग्स में, उसका जहाज़ का फ़्लाइट लॉग नाम था मिनाब 168, यानी मिनाब स्कूल में शहीद होने वाली, जो बंदर अब्बास के करीब स्कूल था बच्चियों का, उसमें शहीद होने वाली 168 बच्चियाँ, उनके नाम ये स्कूल का जहाज़ उन्होंने वो बनाया। पहले भी आपको याद है कि जब ट्रैवल करने गए थे ये लोग पहली मीटिंग्स के लिए, तो सामने फ्रंट रो पे उन बच्चियों की तस्वीरें और स्कूल के बैग और यूनिफ़ॉर्म में इन्होंने अलग उनके लिए सीटें छोड़ी थी। अगेन ये बड़ी वो क्या कहते हैं जज़्बाती रेटरिक वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिम्बलाइज़ करती हैं कि कौम का ज़हन किस जगह पे है और किस वक़्त उसकी पॉलिटिकल जो पल्स है ना, अवाम की नब्ज़ वो किधर धड़क रही है, दिल कहाँ धड़क रहा है। क्योंकि अभी तक जो है ईरानियन सिविल गवर्नमेंट को एक प्रेशर आ रहा है मज़हबी तबके से और अवाम से कि आप जंग क्यों रोक रहे हैं। कोई स्विट्ज़रलैंड जाने पे नाराज़ है, कोई नाराज़ है हॉर्मुज़ के खुलने पे, और तो कोई नाराज़ है इस तसव्वुर पे भी कि हम जंग के सिलसिले को रोकें, जबकि ईरान के अंदर जो शहादतें हुई हैं और जो लेबनान के अंदर शहादतें हो रही हैं फ़िलफ़ौर एज़ ऑफ़ नाउ, उनके बारे में। तो वो आगे आप जो है तफ़सील को जानेंगे। तो उससे पहले जो है सेपरेटली स्विट्ज़रलैंड के फ़ौरन बाद ईरानियन डेलीगेशन कहाँ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गए मस्कत ओमान। बिकॉज़ अमेरिका ये तसव्वुर दे रहा है मार्केट के अंदर कि अमेरिका की नवाज़िश और बख्शिश है कि जिसने अलाउ किया है कि हॉर्मुज़ को खोला जाए। लेकिन ईरान क्या इंसिस्ट कर रहा है कि ईरान और ओमान यानी मस्कत और तेहरान ये फ़ैसला करेंगे कि उस वाटरवे में क्या मूवमेंट होगी और क्या नहीं होगी, कि यानी यूएस और इसराइल की इस जंग की राउंड के बाद जो प्री अग्रेशन एक माहौल था कि ग्लोबल वाटरवेज ओपन थे, वो आइंदा नहीं होगा। आइंदा ओमान और ईरान ही तय करेंगे कि यहाँ से कौन और क्या गुजर के जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तेल की निकासी जो है उसकी मूवमेंट जो है वो पाइपलाइंस और ट्रक्स के ज़रिए उस तरह नहीं हो सकती। उसको बड़े समुद्री रास्ते ये चाहिए होते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे कार्गो शिप्स पे उसको वो मूव करना पड़ता है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेट को खुला रख रहा हूँ, ईरान कह रहे हैं कि हम दोनों मुल्क तय करेंगे जिनके बॉर्डर पे वो लगता है कि क्या ही तय होगा। ये क्लासिकल कंटेंशन है कि एक तरफ यूएस की कंसेशन है कि हमने रियायत दी दुनिया को, और दूसरी तरफ एक असर्शन है, एक आप कह लें रीअफर्मेशन है उस सॉवरन कंट्रोल की जो ओमान और ईरान अपने उस मुल्क पे रखते हैं। और यहाँ पे गालिब आपका साहब का कोट मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब घर पे बहुत सख्त सवाल आए उन पे कि यार आप ये क्या काम कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं, तो गालिब आपने कहा कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे हर लम्हे में, हर सेकंड में और मुसलमानों का, लिबनान के और अहले शियों का स्पेसिफिक उन्होंने कहा खून बहेगा, और हम इसको बहने से रोकना चाहते हैं, चाहे वो अस्करी कुव्वत से हो चाहे वो डायलॉग से हो। अगेन ये स्टेटमेंट ऑन फेस वैल्यू दुरुस्त नहीं है, बिकॉज उनके जाते वक्त भी जाके वहाँ पर भी और उससे पहले भी जंग बंदी के अंदर लेबनान के अंदर झड़पें छोटे मोटे लेवल पे जारी हैं। बट अगेन रेड लाइन अभी 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 लूस है। लेबनान की रेड लाइन जो ईरान ने लगाई है वो भी लूस रेड लाइन है, उसके अंदर एक ग्रे एरिया है ऑपरेट करने का। अच्छा 2 मार दो 4 मार दो, हिजबुल्लाह ने जवाब दे दिया थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई कर लो, अच्छा बैरूत को मत हिट करो, साउथ में जहाँ पे तुम बैठे हुए वहाँ पे तुम्हारी टसल जारी है हिजबुल्लाह के साथ। कुछ अभी ग्रेनेस है, ये किसी में नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, सिर्फ इस प्योर सेंस में कि अभी जो मूवमेंट है, लचक है एग्रीमेंट के अंदर, उसकी गुंजाइश बाकी है। बाकी जो बड़ा लूमिंग थ्रेट है तमाम दुनिया की मीडिया और डिप्लोमेटिक
एनालिसिस का फोकस ईरान पे है, तेहरान पे और वाशिंगटन पे है। हकीकत ये है कि जो तेज़ मोड़ है, शार्प टर्न है, जहाँ पे बिल्कुल आप समझें 90 के एंगल पे गाड़ी को मुड़ना है, वो ना तेहरान में है ना वाशिंगटन में है, वो जो है वो टेल अवीव के अंदर है। इसराइल मेन रुकावट है इस वक्त नेगोशिएशंस में, बिकॉज अभी तक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक आया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ईरान और अमेरिका के दरमियान तो कोई नहीं आया। स्टम्बलिंग ब्लॉक बार बार इसराइल की अग्रेशन से आ रहा है, लेबनान के अंदर स्पेसिफिकली। अमेरिका ऐसे फ्रेम करना चाह रहा है कि ये 2015 के JCPOA की तरह नहीं है, बिकॉज अमेरिका क्यों कर रहा है, बिकॉज ट्रंप की ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि मैं ओबामा की तरह ना दिखूं कि मैं अपफ्रंट कैश नहीं दे रहा, और कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि साइनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, थैंक यू पाकिस्तान, IAEA अंदर दाखिल होगी जी, मुल्क के अंदर वो आएगी और सारी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट करेगी, और जो मटेरियल डिस्ट्रॉय होने वाला है उसको फ़ौरन डिस्ट्रॉय करेगी, जो डाइल्यूट करने वाला है उसको फ़ौरन डाइल्यूट करेगी, और जो मटेरियल उसको निकालना ही पड़ेगा मुल्क से उसको उसका खराज का वो सारा ऑपरेशन देखेगी। ये उनका क्लेम है, और ट्रंप भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि अब आइंदा ब्लॉकेड नहीं होगा। और मैं एक बहुत बड़ी अमेरिकन ये उसने कहा है कि रिलीज ट्रेजरी फंड्स विल सिट इन US कंट्रोल्ड एस्क्रो, कि जब मैं बख्शिश दे रहा हूँ पैसों की, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि ट्रेजरी के फंड जो रिलीज होने ये वही हैं जो वो ईरान का हक है, कि वो अमेरिकन फूड और मेडिकल एक्सपोर्ट्स पे लगाए जाएंगे। कॉर्न, वीट और सोया बीन्स, ये अमेरिका के 3 बड़े स्टेपल क्रॉप्स हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से हैं। ये मकई, गंदम और ये सोया बीन होता है, ये काफ़ी खानों में एज अ थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, और खाते भी हैं लोग इसको, चाइना में बहुत कंज्यूम होता है। और ये मैं एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दे रहा हूँ कि क्योंकि हमने ये पैसे लगाने ही है इस एक्सपोर्ट पे, तो ये सामान मूव होना ही है, तो एक बख्शिश और नवाजिश दे रहा हूँ ईरान को, वो ऐसे इसको पेंट करना चाह रहे हैं। जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तरफ जहाँ ट्रंप ये कह रहा है कि मैं बख्शिश दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, जो अली बगई साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, आपने उनका इंटरव्यू शायद देखा हो मेहदी हसन के साथ, वो कह रहे हैं हमारा कोई इरादा नहीं है कि IAEA उन साइट्स को इंस्पेक्ट करे न्यूक्लियर जहाँ पे अमेरिका ने या इसराइल ने हमला किया हुआ, यानी आपने वहाँ हमला किया है तो हम वहाँ IAEA को आने नहीं देंगे। और उसने मजीद बात की कि हमारी उसके डायरेक्टर जनरल से कोई मीटिंग नहीं हुई इस इदारे के। IAEA क्या है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है जो इंस्पेक्शन करती है एटॉमिक वो ताबकारी वाले वो जो सारे वो आपके न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके ऊपर इंस्पेक्शन करती है और मेंटेन करती है जो आपके नॉन प्रोलिफरेशन के पैक्ट्स हैं। IAEA पे बहुत बड़ा एक घिनौना इल्ज़ाम है मिन जानिब ईरान, इस झड़प से पहले ही लगा दिया गया था और ये कुछ हद तक साबित शुदा है। काफ़ी अमेरिकन कमेंटेटर्स ने एडमिट भी किया है कि IAEA प्रैक्टिकली इसराइल की जेब में था और इसराइल और अमेरिका के लिए स्पाइंग भी करता रहा है, एस्पियोनाज भी करता रहा है ईरानियन साइट्स के ऊपर। यानी उसने उस इंटरनेशनल ट्रस्ट को जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का है उसको ब्रेक करते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के में मुखबरी भी की है इसराइल और अमेरिका के लिए। तो अब उनका डैमेज साइट्स पे आना, उनको इंस्पेक्ट करना एक्चुअली मुखबरी होगी इस चीज़ के लिए कि कितने इफेक्टिवली आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अप्लाई हुई है, कितना डैमेज हुआ है और क्या क्या चीज़ें ज़ाया हो गई, क्या क्या बच गया। ईरान उस ग्रे एरिया को मेंटेन करना चाहता है। ज़रूर सैटेलाइट्स इमेजेस से जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ताबकारी कितनी फैली, कितना मटेरियल बच गया, कितने सेंट्रीफ्यूज बाकी एंड सो ऑन, उसके बगैर अमेरिका और इसराइल ग्रे एरिया में, उस ग्रे एरिया में रख के ही ईरान जो है वो नेगोशिएशन अपर हैंड पे रखना चाहता है अपनी। तो वो कह रहा है, वो तो साफ कह रहा है कि ना हम उनको साइट्स इंस्पेक्ट करने देंगे और ना ही हम आपको उनसे हमारी बात हुई डायरेक्ट जनरल से। मेरी आज ज़्यादा राय है ईरान का ये कहना भी कि वो आ रहे हैं, ये एक नेगेटिव जाता है, ईरान के फेवर में नहीं जाता, क्योंकि वो साबित शुदा है कि वो आप पे स्पाइंग कर रहा था इदारा, वो न्यूट्रल नहीं है, वो बायस्ड इदारा है। और वो ताकत, क्योंकि दुनिया ताकत के उस पर चलती है, तो अमेरिका क्योंकि ताकतवर है, इसराइल हावी है, तो वो उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। और वो इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो उन्हीं के चुनौती के बंदे आ रहे होते हैं उसके अंदर, कोई वो ऐसे नहीं कि तीसरी कोई वो फरिश्ते उतर के आते हैं ज़मीन पे। तो ईरान का ये स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है ट्रंप को कॉन्ट्रडिक्ट करना, बट आई थिंक द प्रिंसिपल कंटेंशन इज कि क्या ये एक इंस्पेक्टर्स को आना भी चाहिए ईरान के अंदर कि नहीं। ये एक तरफ सारी ये बात आ गई। जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं, 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 हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन्स नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए।
हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। एक ये इजरायली एनालिस्ट हैं डैनी सिट्रोविनोविट्स, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। ये ईरान ब्रांच को स्पेसिफिकली देखते थे और ये हेड थे आईडीएफ मिलिट्री के इंटेलिजेंस के, जो ईरान को देखती थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो गैप आ रहा है, यानी ईरान एक स्टेटमेंट देता है, ट्रंप एक स्टेटमेंट देता है, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो बिल्कुल आपस में टकरा रही है। वो उस गैप को कह रहा है ये ब्लफ नहीं है, ये एक दूसरे को झूठ नहीं मार रहे, एक दूसरे को डायलॉग नहीं दे रहे, ये स्ट्रक्चरल है कि बुनियादी तौर पे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक गोल्स के अतबार से दोनों क्लियर हैं कि उन्होंने क्या हासिल करना है। उसकी पॉलिटिकल आउटकम्स जो हैं वो दोनों में साइड्स मैनेज नहीं कर पा रही। ईरानी साइड के ऊपर ये इशू है कि सिविल गवर्नमेंट और जो मजहबी हार्ड लाइनर्स हैं और जो आईआरजीसी की फोर्सेस हैं और जो लोग नाराज़ हैं आयतुल्लाह खamenei की शहादत पे, वो मानने को तैयार नहीं है। ज़ीरो सम गेम है उनके लिए कि सरेंडर या कुछ और नहीं, ये हमें चाहिए इसराइल अमेरिका से। अमेरिका की जानिब से इशू ये है कि अमेरिका को इशू ये है कि वो जो हासिल करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये है कि पॉलिटिकली उसको फेस सेविंग मिल जाए, कि एक विन विन हो, उसको ये ना दिखाना पड़े अवाम को कि मैंने एक गलत जंग को परसू किया, मेरी ही गलत पॉलिसी से जो मैंने 2014 में ओबामा की डील JCPA को ख़त्म किया। ईरान उस मामले को पखाया, ईरान ने न्यूक्लियर अपनी वो रेडिएशन अपनी वो इनरिचमेंट की अपने न्यूक्लियर मटेरियल की, और इस स्टेज तक बात आई। अब जो बात है वो न्यूक्लियर, हॉर्मूज, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम और लबनान और इधर जो मुख्तलिफ जो मलिशा ग्रुप्स हैं, जो अलाइज हैं या प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये सारी चीज़ें टेबल पे आ गई मेरी खच की वजह से। और लगता ही है कि स्ट्रेटिजिकली जहाँ पे मैं बड़े टारगेट्स हिट कर पाया हूँ मिलिटरली, मैं स्ट्रेटिजिक उनमें से विक्ट्री नहीं निकाल पा रहा, तो मैं अपनी दुम टांगों के दरमियान दबा के बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये शर्मिंदगी जो सारी वो फेस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो ना सिर्फ नवंबर में उसका इलेक्शन है, अक्टूबर में इसराइल का इलेक्शन है। अमेरिका का मिड टर्म है जिससे सेनेट के वो वोट डिसाइड होता है, और इसराइल का तो अक्टूबर में ओवरऑल इलेक्शन है। इसराइली जो साइड है उसमें इशू ये है कि इसराइल प्रोजेक्ट करना चाह रहा है सेल्फ सफिशेंसी, कि हमें अब अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और हम अब अपनी पॉलिसी को खुद परसू करेंगे कि अमेरिका इसमें से विक्ट्री निकाल ले सियासी, या ना निकाल पाए और पीछे हट जाए, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। यानी असल जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जहाँ पे है ना, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे एक्चुअल एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है कि इज़राइल को ये नहीं समझ आती कि मैं लेबनान से कैसे निकल सकता हूँ, मैं गाज़ा और फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक से कैसे निकल सकता हूँ, मैं अपनी सारी मिलिटरिस्टिक पॉलिसी को कैसे रिपील कर सकता हूँ। यहाँ पर ट्रूली जो कबाब में हड्डी है वो इसराइल है, बिकॉज उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो नहीं अचीव होते इस नेगोशिएशन में, इस तरह की सेटलमेंट के अंदर। तो ये एक बैकड्रॉप है कि जो ग्लोबल सीन हो रहा है। इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहसिन नकवी साहब, ये लोग फ्लाई हाई कर रहे हैं। तमाम दोनों एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, एक टेक्नोक्रेट, इन लोगों का कोई इलेक्टोरल प्रोसेस से ताल्लुक़ नहीं, इन लोगों का कोई डोमेस्टिक जमहूरी मकबूलियत और ये सब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक तरफ आप देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट और वो सारे लोग जो है वो आइसोलेट हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि यार देखो डाला कि यहाँ ना आए, हमें ना वो करे, और कहीं कोई स्टेटमेंट दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की बड़ी धुआंधार कि अगर डब्बे खुलने हैं इलेक्शन के, और ये बात आती है कि हमारा इलेक्शन जायज़ नहीं था जब हम आए हैं पावर में, तो 18 के डब्बे भी खोले हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनको हम सवाल पूछते हैं कि सर फिर पुराने वाले डब्बे भी खोल ले हो। लेकिन फिर वो वही बात है ना कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बड़ी छोटी सी होती है हमारे मुल्क के अंदर, हर दुनिया के मुल्क के अंदर ऐसी होता है। तो लगता ये है कि नून लीग को माइनस करने की बात अब की जा रही है। थोड़ा बहुत इसकी अलामत आपको GB में मिली, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मैनेज किया। ज़रा सा हालांकि बुलिंग पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रही है, लेकिन वो इंटरनेशनल मकबूलियत अब इस पैमाने की हो चुकी हुई है मिलिट्री की, और जो इस वक्त जो मिलिट्री स्टेट है हमारी, कि उनको किसी भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल फेस की शायद ज़रूरत उस तरह से नहीं रही। कुछ खबरें चली थी कि इमरान खान से भी निगोशिएट किया जा रहा है अस्पताल में। एक तरफ ये बात भी सामने आना शुरू हो गई, देखिए मरीम नवाज साहबा मंजर आम से गायब हैं। कुछ अब जो सारा वो जो मैंने आपको बताया ना कि 1.5-2 साल में जो CCD का सारा ये मुकदमा बिल्ड हुआ है, एक दिन आएगा कि स्टेट ही इस्तेमाल कर रही होगी ये पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हम तो कहते थे ये बातें। इसी तरह जो है फ़लस्तीन का मुद्दा जो है कि फ़लस्तीन पे जो पॉलिटिकल पुलिस क्रैकडाउन होता था, ये मुद्दा भी सामने ले आएगी रियासत के, देखो ओहो नून लीग तो पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट नहीं करती थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये सारे मुद्दे जो बिल्ड हो रहे होते हैं आपके ख़िलाफ़, वही जायज़ और नाजायज़ केस आपके ख़िलाफ़ खड़े कर दिए जाते हैं।
तो लगता ये है कि कोई, अब वो असद अली तूर साहब का अगर आप व्लॉग देखें तो लगता है कि ऐसा कोई, हाँ, असद अली तूर साहब का व्लॉग अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि कोई, उन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया कि जो आने वाली हुकूमत बनेगी उसके लिए मिडिल क्लास, अच्छे प्यारे साफ़ सुथरे बच्चे बच्चियाँ को ढूंढा जा रहा है। CV अप्लाई की जाए CDF.gov पे, और ये एप्लीकेशन जो हैं वो बराह रास्त चीफ साहब खुद ले रहे हैं, लगता है ये। और ये जो उनकी एक सीक्रेट टेक्नोक्रेट्स की कैबिनेट है, इसकी एक कुछ शक्ल आप अनवारुल हक काकड़ की शक्ल में देखते हैं। वो एक छोटे लेवल के प्लेयर हैं, बड़े लेवल के आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, और बिगेस्ट लेवल पे तो ऑब्वियसली CDF साहब हैं। इसमें आप एक तर्ज पे, इसी तर्ज पे आप नोट करेंगे कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर्सनैलिटीज़, ट्विटर पर्सनैलिटीज़, मशहूर पॉडकास्टर, यूट्यूबर, कमेडियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, जो कि अब यूरोप एड और US एड का सारा गल्ला ड्राई अप हो चुका हुआ है, तो वो पिंडी इस्लामाबाद के गिर्द 2.5-3 साल से मंडला रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। अब ये तमाम का तमाम क्राउड जो है ना, अब वो क्रिटिकल मैस अचीव कर गया है, और अब उन्हें नज़र आ रहा है, रालें टपक रही हैं कि सीवियाँ जमा कराओ। तो वो ईमेल उन्होंने प्रोवाइड कर दी है तूर भाई, असदी तूर भाई ने, तो वो आप सब भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनको नौजवान भी चाहिए फेसेस, जो एक न्यू काइंड ऑफ। और मैं एक देख रहा था कि जो मुस्तकिल एनालिसिस हो रहा है ना, वो बात हो रही है नेशनल सोशलिज्म की, कि देखें 2 पार्टी 3 पार्टी डेमोक्रेसीज हर जगह फेल कर गई हैं, हमें एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, सुनिए देखिए एनालिसिस लोगों के, एक वन यूनि पार्टी नेशनल सोशलिस्ट निज़ाम चाहिए कि जमहूरियत ख़त्म करो। वल्लाही बिल्लाही नहीं पता कि इस हद तक बात चली जाएगी कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही मुकम्मल डिरेल कर दिया जाएगा, और चाइना मॉडल पे कोई वन पार्टी सिस्टम बना दी जाएगी कि जो जिसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी लिबरल होगी और माशरे भी थोड़ी लिबरल होगी, लेकिन उसका स्टेट कंट्रोल जो है वो टोटलाइजिंग होगा। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम तो आपने देख लिए हैं, अब तो मेरा ख्याल है हर जगह सिवाय हमारे बाथरूमों में कैमरे फिट कर दिए हैं हुकूमतों ने, और बाथरूम में फिट करने वाले तो अब खुद निज़ाम चला रहे हैं। तो ये एक पूरी ओवरऑल पिक्चर है। ये आप सबको मुबारक हो। इमरान खान तो कल्ट था, PTI तो कल्ट थी, वो नहीं आपको रास आया, उससे पहले नून लीग नहीं रास आती थी। बेसिकली ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत का कंप्लीट जनाजा पाकिस्तान में निकलने वाला है। और अब जिस तरह हमेशा होता है, अमेरिका की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। उस नॉर्वे एम्बेसी जो कभी आपको ह्यूमन राइट्स का सबक देती है, उस UK एम्बेसी, और कभी वो आपको वो ये आमरीत का सबक भी देती है, बस उसको सूटेबल होता है, क्योंकि अब उसको ये चीज़ चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक मैनेजमेंट है उनको भी ये चीज़ सूट करती है। तो आपको क्या कहेंगे इसको? हाइब्रिड डेमोक्रेसी, ख्वाजा आसिफ साहब को मुबारक हो, हैं जी, क्या कहें इसको? अब हाइब्रिड डेमोक्रेसी कह सकते हैं? अब तो नहीं, अब ये हाइब्रिड प्लस है। जैसे आईफोन के आते हैं ना, iPhone प्लस, iPhone 13 प्लस, S Pro Max, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, मरीम औरंगजेब साहिबा, तमाम किचन कैबिनेट, पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं पीपल्स पार्टी को उसमें शामिल करता हूँ, ऑल द जरदारीज, ऑल द भुट्टोज, एवरीबडी, आप सबको ये मुबारक हो। हाइब्रिड प्लस डेमोक्रेसी आ गई है, Pro Max SSS। ठीक है, हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।